अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स के भी का भी हमें इंतज़ार रहता है। तो जनाब, खबरें तो बहुत ही हैं, जितना उनको जिक्र किया जाए उतना ही कम है। जितना ये एक नॉलेज है जो जितना हो उतना ही कम लगता है और होना भी ऐसे चाहिए। बात इस वक्त पाकिस्तानी सियासत से बहुत आगे की हो चली है। इस वक्त के पूरी दुनिया के हालात इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ चलते हैं। हम ग्लोबल अफेयर्स की बात करते हैं, हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। ये दुनिया में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो जनाब, ईरान के, हमास के, फ़लस्तीन और इससे मलहका जो है वो इसराइल के मामलात इस हद तक कशीदा है। रोज़ लड़ाइयाँ जारी हैं और किसी का मज़े की बात यह है, बल्कि अफसोस की बात यह है, किसी का उधर ध्यान नहीं है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा जा रहा है। और डेली 150 उसके नौजवान, बच्चे और ख़वातीन शहीद किए जा रहे हैं। और ये सब ऐसे जैसे वो सदका जारिया समझ कर इसराइल कर रहा है। और ये ऐसे जैसे वो उसे किसी ने बता दिया कि मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को शहीद करना तुम्हारे लिए सवाब का काम है। अभी ये भी एक खतरनाक रिपोर्ट कुछ दिनों पहले सामने आई थी और ये तमाम अरबों के लिए एक बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। उन्हें ये पता लगना चाहिए और ये यकीनन उनके दिल तभी भी नहीं हिले होंगे ऐसी ये खबर सुन के भी कि बहुत से इंडियन सोल्जर इसराइल के लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, स्पेशल इसराइल की मदद के लिए जो भेजे गए हैं। और इनमें स्पेशल जो इंडियन फौज के कमांडो शामिल हैं और इसमें ज़्यादा 99% लड़ने वाले हिंदू सोल्जर को भेजा गया है। सिख और मुसलमान ने तो आने नहीं था, शायद इसमें इनकार कर देता, लेकिन इसमें सिख रेजिमेंट के लोगों को भी शामिल, पंजाब रेजिमेंट के लोगों को भी शामिल नहीं किया गया। तो जनाब, अब ये बात बहुत ये अफसोसनाक है, कर्मनाक है और ये बड़ी एक सोचने समझने वाली बात है कि इंडिया किन किन महाजों पे मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए सरगर्म अमल है। और दूसरी तरफ मुसलमान अमीर, सलातीन, उमरा, बादशाह और ये किन धंधों में लगे हुए हैं। ये इनको बुला के, इनको वेलकम करके, इनको कोई जूते की नोक पे नहीं रखता था। तो लेकिन इन मिडिल ईस्ट के अरबों ने इनको बुला के नरेंद्र मोदी को, द बूचर ऑफ गुजरात को, उन्होंने गुजरात के इस कसाई को बुला के अपनी पैसे से अपने मुल्क के अंदर मंदिर तमीर करवा के दिए। यूएई में, पूरे में, सऊदीया में, हर जगह। ये जनाब अब इनको वो मंदिर जिसको वो बुत का दे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़माने, अल्लाह के हुक्म से ममनू करार दिया और उनको मिटाया। जब खाना काबा फतह किया, जब मक्का फतह किया, तो इन बुतों को, अपने लात मनात को गिराया आपने। आज फिर उसी मक्का, आज फिर उसी मिडल ईस्ट, आज फिर वही उन्हीं के पेशवा, आज वही जो खुद को उम्मत के दाई समझते हैं, उन्होंने अपने यहाँ मंदिरों की तमीर करके उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने बाबरी मस्जिद को मसमार करके उसकी जगह राम मंदिर तमीर किया। और मैं कहता हूँ दुनिया के हर रिलीजन को कम अज कम, मैं किसी और मुल्क की, किसी और बिहाफ पे बात नहीं करता, मैं सिर्फ बात करता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में दुनिया के हर मजहब को, हर रिलीजन को, हर सेक्ट को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन के तकाजे पूरे करते हुए और एहतराम करते हुए। सबको मजहबी आज़ादी इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि वो तसव्वुर कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमानों को जानबूझकर
छेड़ा जाए और उनसे छेड़खानी की जाए, या उसी की आड़ में हम कोई ऐसा धंधा शुरू कर लें जैसे आपस की लड़ाइयाँ और ये मामला बढ़े। तो जनाब इस तरफ भी आपकी तो जो मबदूल कराना ज़रूरी थी कि इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट और सारे कंट्रीज में वो जनाब एक तरफ इसके सफारतखाने के लिए अपने हाथ से पैसा दिया जा रहा है, फिर इनके मंदिर तमीर किए जा रहे हैं अपनी सरजमीन पर जहाँ कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। अब बाबरी मस्जिद या दूसरी मसाजिद इंडिया में है तो वहाँ पे इस वक्त कम से कम 30 to 35 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, जिन्हें ये अपने हिसाब से हमेशा आधे से भी कम बताते हैं। लेकिन इंटरनेशनल आदादशुमार और सर्वे के मुताबिक इंडिया में इस वक्त 32 to 35 करोड़ मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं। तो उनके लिए मसाजिद चाहिए। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में 1 से 1.5% सिख हैं, लेकिन उनको गुरुद्वारे तमीर करने की इजाज़त है। जिस तरह ईसाइयों के चर्चेज को तमीर करने की, बनाने की, इबादतगाह बन जाने की इजाज़त है, इस तरह मुसलमानों को भी होनी चाहिए। तो आप देख लें कि मिडल ईस्ट में कितने हिंदू आबाद हैं। दुबई में ज़्यादातर इमिग्रेशन की वजह से आए हैं लोग, जॉब कंट्रैक्ट पे आए हैं, नेशनलिटी किसी के पास नहीं है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ जाके फिर वही इंडिया जाके जनाब इसराइल की हमायत करते हुए, क्योंकि मोदी और नेतन्याहू की वो कहते हैं दोस्ती है, तो इस दोस्ती निभाने के लिए वो मुसलमानों को रिच कर रहे हैं। इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब चाहते हैं जनाब पाकिस्तान की तरफ तवज्जो जो पाकिस्तान को भी चाहिए, और वो इतनी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है, पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ा रही है। पाकिस्तान को वो कहते हैं ये तो बनाना रिपब्लिक शायद छोटा सा लफ्ज़ है पाकिस्तान के लिए, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक से भी गई गुजरी बात है। तो वो जनाब जिस मुल्क की पार्लियामेंट और अदालतें दो ऐसी जगह हैं जहाँ का तकद्दुस आपके मजहब के बाद दूसरा बड़ा जगह होती है जिसका तकद्दुस रखा जाता है। सबसे पहले यकीनन मसाजिद का या चर्चेज का या मंदिरों का या गुरुद्वारों का, इस बात से तो कतई कोई इनकार नहीं। लेकिन उसके बाद अगर किसी चीज़ का तकद्दुस हम पे फर्ज है तो वो हमारी पार्लियामेंट, हमारा कानून साज़ अदारा और हमारे जनाब हमारी अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालत का, कानून का एहतराम उसके बाद सबसे ज़्यादा लाजम है। लेकिन पाकिस्तान में जनाब भैया हमेशा उल्ट चलता है। पाकिस्तान में उन अदालतों की चेयर पे बैठे लोगों का, मसनद पे इक़्तिदार की मसनद पे बैठे लोगों का तकद्दुस तो ज़रूरी है, उनका एहतराम ज़रूरी है, उनको सभी मराद हासिल हैं और उनको उसके मुकाबले में, लेकिन उस अदारे का कोई इज्जत, कोई एहतराम नहीं है। बल्कि आप जैसे सब जानते हैं, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है, गुज़श्ता रोज़ जो इस पे पार्लियामेंट पे अटैक करके नकाब पोशों ने जो हरकतें की हैं, जो उसकी लाइटें बंद की हैं, जो पकड़ दकड़ शुरू की है, कनपट्टियों पे पिस्तौल रखे हैं, ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि दुनिया का कोई एक थर्ड क्लास मुल्क भी पाकिस्तान में एक गोल पैनी से अब नीचे क्या होगा? एक पैनी से भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? क्या वो पाकिस्तान को इस काबिल समझते हैं कि वो अपना सरमाया यहाँ ला के इसको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लगाएं, फैक्ट्रियाँ बनाएं, रोड बनाएं, मिलें बनाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हमें स्कूल बना के दें, हमें हॉस्पिटल बना के दें और हमारे लिए रोजगार के ज़राए पैदा करें? क्यों करेंगे भाई? उन्हें बौले कुत्ते ने काटा है? वो जो पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करेंगे इन तमाम हकीकतों के बावजूद भी कि पाकिस्तान खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ऐसे नहीं,
ایسے پاکستان کے حالات نہیں چلیں گے. اور جناب پھر اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں. اب 22 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہے. اس جلسے کی وہ ابھی 8 سپٹمبر کے جلسے کے زخم نہیں دھلے، لیکن حکومت تیاریاں کر رہی ہے پکڑنے کی، مارنے کی. وہ سی ایم صاحبہ بیٹھی ہیں، وہ 2 ہی کام ہیں، یا ٹک ٹاک بناتی ہیں پورا دن، یا پھر وہ باتیں غور سے سنتی ہیں جن باتوں میں انہیں یہ بتایا جاتا ہے اپنے مشیروں کی طرف سے کہ فلاں کو اٹھانا کیسے ہے، فلاں کو غائب کیسے کرنا ہے، فلاں کی بیٹی کی فلمیں کیسے بنانی ہے، ویڈیو کیسے بنانی ہے، فلاں کی بہن کی ویڈیو، فلاں کی بیوی کی ویڈیو کیسے بنانی ہے. پورا خاندان یہ اس کام میں ملوث ہے. جناب خود وزیر اعظم صاحب بھی کم از کم ایسی 4-5 خواتین کو میں جانتا ہوں، ایسے 4-5 خاندانوں کو میں جانتا ہوں جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جس میں محترمہ عالیہ صاحبہ ہے، محترمہ جناب خان صاحب کی بیگم صاحبہ شامل ہیں، محترمہ درانی صاحبہ. پھر اس میں جناب اور بہت سے لوگ ہیں. وہ سی ایس پی افسر تھے، ایس ایس پی، ان کی بیگم کے حالات اور دوسرے بے شمار ایک ولاگ میں آپ کو بتائے تھے سارے. تو یہ لوگ، اور پھر جہاز سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اور پاکستان کے عوام کے لیے ماں کا درجہ رکھنے والی نصرت بھٹو شہید کی، ان کی تصویریں برہنہ فیک جعلی تصویریں جہازوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لاہور کے شہریوں کے اوپر برسائی گئی اور پھر انہیں گرایا گیا ہیلی کاپٹروں سے. سب نے دیکھا. کبھی پوچھنا حسن نثار سے، کبھی پوچھیے، کبھی یہ تو اتنی پرانی تاریخ نہیں ہوئی، یہ تو واقعہ آپ نے خود جو آج میرا پروگرام سن رہے ہوں گے، یہ تو لاہور کے رہنے والوں نے یہ واقعہ خود دیکھا ہوگا ان کی نظروں کے سامنے. تو جو دوسروں کے لیے ایسی سوچیں رکھتے ہیں، ایسی ویڈیو بنانے کی سوچیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قانون اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ قانون کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. جس دن جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا عمران خان کو ہٹا کے، تو 11 بجے حلف اٹھایا تھا اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر آئین میں ترمیم لائے تھے. وہ کیا تھی؟ احتساب کی. یعنی پہلا کام ہی جو کیا وہ خود اپنا، انہوں نے کہا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، اگر یہ ہم سے اس سے پہلے اقتدار پھر چھین لیا گیا تو ہم کہیں اسی شش و پنج میں نہ رہیں کہ یہ ترمیم کیسے کریں. جناب نے پہلے اہتمام کیا ہوا تھا، حلف اٹھایا، کیبنٹ بنی، ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ یار قانون میں، یہ آئین میں ہم یہ ترمیم لا رہے ہیں. سب کو معافی ملی. کئی ہزار ارب ڈالر کے قرضے دب گئے ہمیشہ کے لیے. شاید کوئی ہمت کرنے والا آئے بعد میں ان کو کھولے گا، لیکن کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے. آج کی بات کرتے ہیں. تو جناب یہ حالات ہے ملک کے. اور سب سے پہلی بات اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر آج بھی وہی کام دھڑلے سے جاری ہے. جیت کے بعد بھی ابھی تک کم سے کم 1 درجن کے قریب پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. بس انہیں ہے تعداد پوری کرنی ہے، کیونکہ جس کے لیے ہرایا جا رہا ہے عدالت سے وہ ریلیف دے رہا ہے. قاضی فائزی صاحب، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے لیے بندے پورے کر رہے ہیں، اور کم از کم 1 درجن لوگوں کو، ہرے لوگوں کو ری کاؤنٹنگ میں جتایا جا رہا ہے. اور ووٹ مسترد صرف ان کے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے. ان کے ووٹ ایک ووٹ بھی ابھی مسترد نہیں ہوا، ریجیکٹ نہیں ہوا. یار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی عام فہم ہوتی ہیں کہ بچے تک انہیں سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بڑی بڑی کیا چھوڑوں آپ کے سامنے یا یہ ثابت کروں میں بڑا فلاسفر ہوں. یہ عام فہم کی باتیں نہیں ہیں جو میں آج کے ولاگ میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں. کیا اس کے لیے کسی انسان کا مفکر، فلاسفر، دانشور ہونا ضروری ہے؟ یا یہ کوئی بڑی، میں کہوں کہ میں کہیں پہاڑ کھود کے یہ باتیں
आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, नहीं, ये रोजमर्रा की बातें हैं, बस आप इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। अब जो खान साहब कहते हैं ना, कप्तान साहब कहते हैं, आप थर्ड ग्राउंड पे नहीं आ रहे। अल्लाह करे आप सोए हुओं को नींद से फुर्सत मिले तो आप जरा सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। जैसे ये मतलूब राइट ऑफिशियल, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बाप के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी को समझ आ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।